हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल हिमाचल हिल स्टडीज़ पे। तो आज जो जैसे आज हमने इससे पहले एक वीडियो मैंने डाला था कि जो न्यूज़पेपर में हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा जो वैकेंसीज थी उसके एडवर्टाइजमेंट डाली गई थी। तो मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जो इन्होंने अपनी ये नोटिफिकेशन है ये अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे आज शाम तक, तो इन्होंने डाल दिया है। तो चलिए आज हम इसे डिस्कस करते हैं। बाकी हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो JOIT की जो पोस्ट है उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितनी पोस्ट है और इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है और इसके लिए क्या सिलेबस है। ठीक है, तो जो हमारा मेन फोकस, हमारा क्या सभी का मेन फोकस JOIT पे ही रहने वाला है, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी और पोस्ट के बारे में भी डिटेल चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अगर एक एक पोस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा जो कि आपको बोरिंग लगेगा। तो जो मेन पॉइंट है उसी पे बात करते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो इसकी जो फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो रहेगी 26 तारीख से। ठीक है, 26/9/2020। और जो रहेगी वो रहेगी नेक्स्ट मंथ 25/10/2020 तक। ठीक है, तो बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये फॉर्म ऑनलाइन रहने वाले हैं, किसी भी तरह से ऑफलाइन कुछ नहीं रहने वाला है। तो डिस्कस करते हैं। जो इसमें जो फर्स्ट है वो है जो JOIT की। ठीक है, तो JOIT की है, इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो मैं आपको नीचे बता दूं कि जो टोटल पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट में रखे जाएंगे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो जो इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 1133 है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं जो, बाकी रेगुलर बेस पे है 27। तो ये 1160 टोटल जो पोस्ट है वो 1160 है। तो मैं आपको एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इसका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो इसका ग्रेड पे रहने वाला है वो 5,910 से 20,200 प्लस 1,950 ग्रेड पे रहने वाला है। ठीक है, और जो इसमें जो सेम ही ग्रेड पे होगा, जो रेगुलर पोस्ट होगी ना, उसी के लिए भी सेम ग्रेड पे रहने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए भी सेम ग्रेड पे रहने वाला है। तो बाकी इन्होंने एक चीज़ और नीचे नोट करके लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपने पिछली बार जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट थी वो निकली थी, ये निकली थी 19/12/2018 को। ठीक है, ये मैंने भी फिलअप करी थी, जिसका पोस्ट कोड था 727 ठीक है, और ये एडवर्टाइज नंबर 342/2018 था। तो जिन भी मतलब स्टूडेंट ने या कैंडिडेट ने ये फॉर्म फिल करे थे उन्हें दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है, अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप कर देना। लेकिन इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्म दोबारा फिल करने की, क्योंकि उस टाइम भी फ़ीस कटी थी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके फ़ीस बच जाए, 120 रुपीज़ ही इनकी फ़ीस होती है, जो एग्ज़ाम फ़ीस होती है, तो उस हिसाब से तो आप चाहते हो कि अगर बच जाए तो आप फिल नहीं कर सकते। अगर आपको किसी तरह का कोई रिस्क लगता है तो आप फिल कर देना। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो ये जो डिपार्टमेंट है फिशरीज, ठीक है, तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 15 है। JOIT मतलब जैसे आप पूरे में सिलेक्शन हो जाएगा ना, मैं आपको आगे बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन से स्टेप जाएंगे। तो जैसे मतलब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता है, तो आपको कोई भी डिपार्टमेंट सरकार अलॉट कर देती है, चाहे वो डिपार्टमेंट इन्हीं में से होगा जो अभी हम डिस्कस करेंगे। कि जैसे फ़िशरीज़ है, और फ़िशरीज़ में आप देख सकते हो कि इसमें जो जनरल अनरिजर्व की 8 पोस्ट होंगी, EWS की 2 होगी, और OBC रिजर्व की 3 और SC रिजर्व की 2। ठीक है, तो टोटल 15 है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट रहने वाली है। मतलब ऐसा ऐसा होने वाला है कि जैसे आपके फाइनल मतलब सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपको कोई भी डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाएगा, और उस हिसाब से फिर आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग करनी होगी। उसके बाद है स्टेट ऑडिट, ये भी एक डिपार्टमेंट है। इलेक्शन डिपार्टमेंट है, इलेक्शन डिपार्टमेंट तो आप जानते ही होंगे। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी होते हैं जिनके बारे में हमने नहीं सुना होता है, लेकिन जो भी है आप ही के सामने है, सभी डिस्कस करेंगे। इलेक्शन डिपार्टमेंट में जो है वो 8 है। ठीक है, 8 रखे जाएंगे। तो इसी तरह मैं धीरे धीरे ऊपर करता रहूँगा, आप देखते रहना। जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट डिपार्टमेंट में 4 वैकेंसीज़ हैं। इसकी JOIT की इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में 3 है। बाकी मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ ऊपर, तो आप
देखते रहें। बाकी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है तो इसमें 8 है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला इसमें 2 है। और ये जो डिपार्टमेंट है ऑल ओवर हिमाचल में होंगे। आपको कहीं भी मतलब जहाँ पे वैकेंसीज खाली होगी, जैसे कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, अब आपको पता है कि हिमाचल में पूरे इसके कितने कितने ऑफिस है, तो आपको किसी भी जगह जहाँ पे मतलब वैकेंसीज खाली होगी, इनके पास रिक्वायरमेंट गई होगी बोर्ड के पास, उस हिसाब से आपके वहाँ पे ज्वाइनिंग कर दी जाएगी, पोस्टिंग कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा पोस्टें हैं। इस वजह से जो है इन्होंने डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में काफ़ी टाइम से वैकेंसीज लटकी पड़ी थी। उसके बाद बात करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। अब रेगुलर बेसिस पे जो रहने वाली हैं वो रहने वाली है जनरल अनरिजर्व से 7, ईडब्ल्यूएस से 4 और एससी अनरिजर्व से 6, एससी बीपीएल से 1, एससी डब्ल्यूएफएफ से 1 और एसटी एसटी से एसटी अनरिजर्व से 1, ओबीसी अनरिजर्व से 6 और ओबीसी बीपीएल से 1। ठीक है, तो ये जो 27 रहने वाली हैं ये रेगुलर रहने वाली हैं। और अगर आप रेगुलर सेलेक्ट होते तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, अच्छी सैलरी होती है। तो ये जो था ये था मतलब टोटल वैकेंसीज थी 1160। ठीक है, और जिसमें से कि 27 रेगुलर है। तो चलिए अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं इसी JOIT, जिसका कि पोस्ट कोड मैं आपको बता दूं, मैंने आपको इसका पोस्ट कोड नहीं बताया, इसका पोस्ट कोड है 817। ठीक है, तो 817 पोस्ट कोड है। तो 817 पोस्ट कोड है, तो हम इसी इसी के बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि इसका 817 पोस्ट कोड इसी का है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT का। तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो सिंपल क्वालिफ़िकेशन मतलब सिंपल मांगी है। पहले तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पंगे थे, उससे आप भूल जाइए कि क्या था क्या नहीं, और जानने की कोशिश भी मत करना। तो इसका जो एस शुड है पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो सिंपल है कि आपको ना HP बोर्ड से, हिमाचल के किसी बोर्ड से, ठीक है, आपको +2 आपने की होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो यही है कि आपने सिर्फ सिंपल है कि +2 की होनी चाहिए। ठीक है, अगर बाय चांस आपने +2 नहीं किया है और अगर आपने 10th की है, ठीक है, और आपने ITI किया है कि जिसे कोप्पा बोलते हैं, ठीक है, 1 साल का 2 साल का जितने का भी होता है वो किया है, तो आप फिर इसके लिए फिर भी एलिजिबल है। उसके बाद जो आपको एक चीज़ और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो आप अपनी टाइपिंग जो है वो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो है वो टाइपिंग टेस्ट भी होता है। और टाइपिंग टेस्ट ही मतलब आगे मेरिट में बच्चों को जाने के लिए वो मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके मार्क्स तो नहीं जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी मेरिट में तभी आ सकते हैं अगर आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर है। क्योंकि अगर आपने टेस्ट क्लियर कर दिया और अगर आप टाइपिंग में बाहर हो गए तो समझ लो कि आप बाहर ही हो। ठीक है, तो इसका जो आपने देखना है कि उसमें जो टाइपिंग स्पीड मांगी है वो मतलब इंग्लिश में ही करते हैं बच्चे। तो जो इंग्लिश में मांगी है वो 30 वर्ड्स पर मिनट मांगी है, 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, तो और बाकी अगर आप हिंदी में चाहो तो आप हिंदी में भी कर सकते हो, दोनों में से एक में करनी होती है। तो हिंदी में 25 वर्ड मांगे होते हैं, हिंदी में थोड़ी टफ होती है, बाकी अपने अपने हिसाब से देख लेना कि आपको क्या लगता है। तो 30 वर्ड्स, ठीक है, 30 वर्ड्स पर मिनट आपको चाहिए, हो जाती है, बहुत बच्चे करते हैं। तो बाकी इसके बारे में आगे इन्होंने कुछ और भी बताया है, आप देख सकते हो। तो इन्होंने बोला है कि द टर्म डेफिनेटली एबल्ड पर्सन, ये उनके लिए है कि जो मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, देखने दुखने में उनके लिए कुछ है, ये अलग से होता है क्राइटेरिया। बाकी चलो आप इन पे ध्यान मत दो, फिलहाल ये देख लो कि आपने अगर सिंपल +2 किया है, 10th के बाद ITI किया है, कोप्पा किया है, तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है, तो ये इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है। बाकी अब इसके डिस्कस करते हैं कि इसमें कि सिलेबस क्या आने वाला है। तो ऐसे आपको मालूम ही होगा कि एग्ज़ाम जो आता है वो न्यू पैटर्न जो है वो 170 क्वेश्चन आते हैं और हाफ मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो 85 मार्क्स बनते हैं उस हिसाब से, और 15 नंबर का एवेल्यूशन होता है। उसके बारे में अगर डिस्कस करना हो तो मैं आप अगर चाहो कि आप चाहते हो कि मैं बताऊं तो मैं आपको बता दूंगा। तो 170 क्वेश्चन आते हैं, हाफ मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो टोटल 170 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अब ये डिवाइड कैसे होंगे, तो अब ये डिवाइड होंगे कि इसमें जो 120 क्वेश्चन आएंगे वो कंप्यूटर से आएंगे। ठीक है,
अब जो 120 क्वेश्चन आने वाले हैं वो एक कंप्यूटर के सिलेबस से ही आने वाले हैं। तो यह है कि आपको एक कंप्यूटर की बुक ले लेनी है कि आपने अच्छी नॉलेज रखनी है कंप्यूटर के बारे में, तभी आपका सिलेक्शन पक्का हो पाएगा। उसके अलावा 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं जनरल नॉलेज, ठीक है। अब जनरल नॉलेज उसमें हिमाचल के कुछ क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, एवरीडे साइंस होगी, ठीक है, कुछ रीजनिंग के हो गए, इन्होंने बोला है लॉजिक वगैरह, तो मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे कुछ, और थोड़े जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी के, मतलब 3-3 क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं। जैसे मैंने पिछले अपने वीडियोज़ में एग्ज़ाम में डिस्कस भी किया है कि इंग्लिश के 3 क्वेश्चन और जनरल हिंदी के 3 क्वेश्चन, तो इस हिसाब से 50 क्वेश्चन वो डिवाइड हो जाएंगे। तो आपको मतलब जो मेन फोकस रखना है अपना वो थोड़ा इसी पे रखना है कि आपको कंप्यूटर की अच्छी तैयारी करके जानी है। एक अच्छी बुक आपने ख़रीद लेनी है। बाकी मैं भी अपने चैनल पे वीडियोस पे मतलब अच्छे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँगा एमसीक्यू, तो आपने उन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सिलेबस है। बाकी चलो और डिस्कस करते हैं कि और पोस्टों के बारे में। ये जो मेन थी JOIT की थी, 817 पोस्ट कोड था। तो इसका मैंने आपको क्वालिफ़िकेशन भी बता दिया कि 10+2 या फिर आपने मतलब 10th की होनी चाहिए, उसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का 1 साल का या 2 साल का, ठीक है। और उसके अलावा आपको मैंने इसके सिलेबस बता दिया कि क्या आने वाला है, ठीक है। ये आपके सामने रहा है, तो ये मेन है। बाकी हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट निकली है। बाकी मैं आपको इस जो PDF है, ये जो है एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन है, उसका मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा, मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि वीडियो लंबा ना हो। तो जो सेकंड डिपार्टमेंट में जो पोस्ट है वो है फायर सर्विस में, इसका पोस्ट कोड 818 है। तो इसमें 2 पोस्ट हैं, ठीक है। तो इसमें 2 पोस्ट हैं। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इसमें 6 पोस्टें हैं। बाकी आप धीरे देख सकते हो कि काफ़ी हम वही डिस्कस करेंगे कि जिसमें थोड़ी पोस्टें ज़्यादा हैं, जैसे कि वेरियस डिपार्टमेंट में स्टेनोटाइपिस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें 13 पोस्टें हैं टोटल। बाकी 39 पोस्ट हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की। तो सिविल जो जिन्होंने सिविल से BTech या डिप्लोमा किया है उनके लिए अच्छी खबर है। तो आप देख लेना कि जो आपके लिए मतलब सही होगी पोस्ट, जो जिस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाइड हो या में क्वालिफिकेशन रखते हो, तो आप भर लेना उस हिसाब से। बाकी मैं एक चीज़ आपको एक और चीज़ बता दूं कि जिस तरह अब मान लो ये 18 है, ठीक है। इसके लिए SC अनरिजर्व के लिए इन्होंने एक पोस्ट है, और इन्होंने अपनी कैटेगरी देख के ही पोस्ट बनाया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप OBC से हो या फिर ST से हो या जनरल से हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने हाल ही में ऐसा किया है कि इन्होंने रिजेक्ट किए हैं फॉर्म, कि जो अदर कैटेगरी से बच्चे किसी और कैटेगरी के लिए फ़ॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपका फ़ॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है भर के, क्योंकि कुछ बच्चे एक्सपीरियंस के लिए भरते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये रिजेक्ट कर रहे हैं फॉर्म। बाकी ये क्लर्क की पोस्ट है, ये इसके 13 पोस्ट है, ये भी अच्छी है पोस्ट क्लर्क की, क्योंकि आपको आप ही को पता है कि क्लर्क की पोस्ट हमेशा इसका जो रहने वाला है क्लर्क, इसका जो ग्रेड पे रहने वाला है वो सेम ही रहने वाला है। तो 23 वेरियस डिपार्टमेंट में जो है DC ऑफिस सिरमौर में, तो इसमें जो DC ऑफिस सिरमौर में जो रहने वाली है वो 6 पोस्टें रहने वाली हैं, ठीक है। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बाकी इस हिसाब से आप देख लेना कि कौन कौन सी पोस्ट है। बाकी मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ, बाकी आप वीडियो पॉज करके देख लेना। तो ये टोटल जो है 1661 पोस्टें हैं। तो बाकी थैंक यू। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी आपकी स्टडी धीरे धीरे चला के रखेंगे।